आवाज़ आ रही है जी आपको? मुझे बताएं, आवाज़ तो चाहिए। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ तो बताइए। मुझे पीपीटी अपलोड करना है। जी अब बताएं, अब हुई है क्लियर कुछ आवाज़ के नहीं? हाँ जी, आवाज़ ठीक हुई अब? मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स का वेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स 14 है सिर्फ इस वक्त, बाकी लोग ज्वाइन करें सो दैट मैं आगे चल सकूँ। हाँ जी बताएं, अब हुआ कुछ क्लियर वॉइस? वॉइस जी वॉइस बता दें क्लियर हो गई है ताकि मैं आगे चलूँ।
हाँ जी, अब बताएं, हुई ठीक आवाज़? अच्छा जी, तो आप आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट यूनिट नंबर 3 है हमारा। आवाज़ नहीं क्लियर है? जी, अभी भी आ रहा है शोर? हेलो? जी बताएं, ठीक आ रही है आवाज़ अब के नहीं? अभी भी नहीं ठीक हुई है? हाँ जी, अब बताएं, अब क्लियर हुई है आवाज़? ठीक है जी, फिर मैं इसको माइक के बगैर ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलें जी। तो आपको आ रहा है, तो माइक भी नहीं लगाया हुआ, अब तो मैं अपने लैपटॉप का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पे भी है। आई डोंट नो कहाँ पे माइक है मेरे लैपटॉप का। बताइए, अभी हुई ठीक या नहीं? दूर से आ रही है? अभी भी दूर से आ रही है? अच्छा जी, चलें। एनी हाउ, अगर आ रही है तो ज़रा कोशिश करें। चलें। एनी हाउ, तो अब हमारा जो थर्ड यूनिट है दैट इज अबाउट, मैं अपने मोबाइल से लॉगिन। जी, अब बताएं, अब ठीक हो गई है? जी बताइए, अब ठीक हो गई आवाज़? सही जी। तो हमारा थर्ड यूनिट है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेस का, अबाउट नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बिल्कुल, द थिंग इज दैट नर्सिंग प्रोसेस वही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होने जा रहा। हाँ, अलबत्ता एक दो नए कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो नए कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे चाहूँगा कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है कमेंट्स के अंदर। और आप लोगों से मैं पार्टिसिपेट कराऊंगा क्योंकि ये चीज़ पहले हम पढ़ चुके हैं। इससे आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन भी हो जाएगी, और द थिंग इज़ दैट ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काम आ जाएगी, और ये चीज़ आपकी एसीसीएन के लिए भी काम आ जाएगी, अगर आपकी रिवीजन हो जाती है अच्छी सी तो। So for few many years, the nursing process has provided systematic framework for delivering nursing care. It is nursing means of fulfilling the requirements of scientific methodology required in order to be considered as profession. इसको पढ़ें ज़रा, मैंने वैसे पढ़ दिया आपको। अंडरस्टैंड करें और मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। हाँ,
कमेंट्स के अंदर आपने लिखना है कि इससे क्या समझ आ रही है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू कंसिडर अ प्रोफेशन, क्या मतलब है इसका। पढ़ें जी, मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। सो मुझे जो जो बंदे का जवाब आता जाएगा मैं उसकी अटेंडेंस मार्क करता जाऊंगा जी। जी, पढ़ें और जवाब दें। बताएं कि इसमें क्या क्या डिस्कस हो रहा है, फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ। जी। जी क्लास। जी, क्या समझ आ रही है स्लाइड से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्सिंग को एज अ आर्ट लिया जाता था पहले, ठीक है। जब नर्सिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया गया तो नर्सिंग को फिर एज अ साइंस कंसिडर किया जाने लगा। सिंपली इसका ये मतलब है कि हम नर्सिंग केयर डिलीवरी के अंदर इसको एज अ फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिक नर्सिंग केयर देते हैं। इसीलिए नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी की क्या नाम है रिक्वायरमेंट इसने पूरी कर दी और इसको प्रोफेशन कंसिडर किया जाने लगा और इसको साइंटिफिक प्रोफेशन कंसिडर किया जाने लग गया। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं। नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं। जी, नेक्स्ट सवाल है मेरा, नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं जी वो 5 स्टेप्स। जल्दी जल्दी। 5 स्टेप कौन कौन से हैं, स्टेप वाइज तरतीब से लिखें।
ठीक है जी, सबने स्टेप सही लिखे हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन, सबने ठीक लिखे हैं जी। बस डायग्नोसिस की जगह पे नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 प्लानिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन एंड नंबर 5 इज एवेल्युएशन। तो ये हम सबको आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। 2 मिनट है आपके पास, नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन लिखें, ज़रा सारे के सारे लिखें जल्दी से। नर्सिंग प्रोसेस को आप डिफाइन कैसे करते हैं, जल्दी से लिखें जी। सिस्टमेटिक अप्रोच टू असेस क्लाइंट नीड्स एंड प्रायोरिटीज द प्रॉब्लम टू गिव केयर। ठीक है, बिल्कुल सही रही आपकी डेफिनेशन। और किस किस ने लिखी है, सेंड करें। अच्छा जी, जिसने नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन लिख दी है उसके लिए मेरा नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आप करेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करें जी। डेफिनेशन वाले डेफिनेशन शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी, करेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करें। आयशा रज़ाक की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। मरियम सहर की आ गई है। नायाब अमीन की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है जी। और सुंबल की बहुत अच्छी डेफिनेशन, खुश नसीबा ने डेफिनेशन सेंड कर दिया है, ठीक है जी। मुनज़्ज़ा ने शेयर कर दी डेफिनेशन। चलें। So the nursing process consists of 6 steps and uses a problem-solving approach that has come to be accepted by the nursing scientific methodology. It is goal-directed, with the objective being delivery of the quality nursing care. तो quality nursing care provide करने के लिए हम systematic, rational problem-solving method को approach करते हैं, उसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। तो ये पहली इसकी खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है कि नर्सिंग प्रोसेस इज डायनामिक, एवर चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। It is an ongoing process that continues for as long as the nurse client have interaction and directed toward change in the client's physical or behavioral response। ठीक है जी। सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक अप्रोच है इसके अंदर, आउटकम ओरिएंटेड है। तो ये सारे इसके जो हैं आप समझ लें करेक्टरिस्टिक्स हैं। और नर्सिंग प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये आ जाते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नर्सिंग केयर प्लान की तरफ। तो इट इज़ अ सेट ऑफ एक्शंस द नर्स विल इम्प्लीमेंट टू रिजॉल्व नर्सिंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड बाय असेसमेंट। द क्रिएशन ऑफ द प्लान इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पेशेंट के लिए नर्सिंग प्लान बनाते हैं। और नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक केयर, द नर्सिंग प्रोसेस, जी जी बिल्कुल, इसमें 6 स्टेप हैं और मैं आपको बताऊंगा 6वां स्टेप कौन सा है। द नर्सिंग प्रोसेस इन is a process by which nurses deliver care to the psychiatric patient to improve or solve their mental health problems। तो mental health problems of client हम solve करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जी, नेंडा। नेंडा डायग्नोसिस वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1973। 1973 में पाकिस्तान का आइन भी बना था और 1973 के अंदर 1973 के अंदर नेंडा को बनाया गया था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नेंडा क्या है जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेंडा, नेंडा की फुल फॉर्म क्या है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके।
जी, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेंडा? जी क्लास। चलो जी, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेंडा? आपने 7 नेंडा के फंक्शंस मुझे से शेयर करने हैं यहाँ पे। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में आई थिंक लिखवाए थे कि नेंडा के 7 फंक्शंस होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही लिखवाए थे। तो आपने यहाँ पर मुझसे नेंडा के फंक्शंस शेयर करने हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेंडा? माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। सो 5-5 फंक्शंस लिख के मुझे सेंड करें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेंडा? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेंडा? माय नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना शुरू करें और सेंड करें। 5 एक पैराग्राफ में लिख के सेंड करें, एक एक ना सेंड करें प्लीज, एक एक नहीं सेंड करना, एक एक नहीं सेंड करना, 5 सीधे लिख के सेंड करो यार। वेरी गुड मारिया तुफैल, आपने ज़बरदस्त जो है फंक्शन शेयर किए हैं, बिल्कुल यही हैं। प्लीज़ जिस जिस थ्रू नैंडा वी कैन मेक नर्सिंग डायग्नोसिस। ओहो, मारिया तुफैल ने बहुत अच्छे शेयर किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मारिया तुफैल वाले फंक्शंस जो है ना उनको पढ़ लीजिएगा। फौजिया बतूल ने बड़े अच्छे फंक्शन शेयर किए हैं, बिल्कुल फौजिया ज़बरदस्त। और जी, और कौन कौन है हमारे साथ?
चलें ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। The six standard of practice describe the component level of nursing care as demonstrated by critical thinking model known as the nursing process. The nursing process include the component of assessment, diagnosis, outcome identification, planning, implementation and evaluation. तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, एक छठा इसके अंदर जो है नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा ऐड कर दिया गया है, ये स्टेप ऐड कर दिया गया जिसको कहते हैं आउटकम आइडेंटिफिकेशन। सो हम आउटकम आइडेंटिफिकेशन को भी आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। The nursing process encompasses all significant action taken by the registered nurse and form the foundation of the nurse's decision making. तो हम अपने स्लाइड नहीं आ रही, क्या हुआ? अच्छा ठहरो, जी अब आ गई है स्लाइड आप लोगों के सामने? जी स्लाइड शो होना लग गई है, चलो गुड हो गया। यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप और ऐड किया है, उसका नाम है आउटकम आइडेंटिफिकेशन। तो ये वैसे आप कह लो कि प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है, उसी में डिस्कस कर लेते थे हम, लेकिन कई जगहों पे इसको सेपरेटली भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद कहा गया कि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने क्लिनिकल डिसीजंस लेते हैं, फैसले करते हैं पेशेंट की केयर के हवाले से, एक स्टेप वाइज अप्रोच में चलते हुए। तो सबसे पहला जो स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का वो है जी असेसमेंट। तो मुझे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा रिकॉल करना है और मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि असेसमेंट क्या होती है और असेसमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलें जी शुरू करें, जी हरी अप। अच्छा जी, सो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट क्या है? सिस्टमेटिक डायनामिक प्रोसेस बाय विच द नर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसी क्लाइंट के रिलेटिव के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर दूसरे जो है उनसे इंटरेक्शन करके एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उस डाटा की बुनियाद के ऊपर फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं अपनी, ठीक है। डाटा में इंक्लूड द फॉलोइंग डायमेंशन। अच्छा, जो हमारी एसीसीएन थी उसके हवाले से हमें ज़्यादा ध्यान जो है वो फिजिकल असेसमेंट के ऊपर होता है। फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल डाटा, हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ एग्जामिनेशन, उस वाले डाटा की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसकी बेस पे हम अपने डिसीजन बनाते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पर जो डाटा कलेक्शन है बेसिकली उसमें बहुत सारी डायमेंशन का ख्याल रखना पड़ता है। उसके अंदर हम फिजिकल डाटा भी देखते हैं, उसके अंदर हम फिजिकल साइकोलॉजिकल के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, सोशो कल्चरल डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्पिरिचुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है, कोग्निटिव फंक्शन एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, डेवलपमेंटल डाटा कलेक्ट किया जाता है। डेवलपमेंटल डाटा कलेक्ट करना मेंटल हेल्थ में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी जो दिमागी बीमारियां हैं या नफसियाती बीमारियां हैं, मेंटल इलनेस है, उनका जो ओरिजिन है हमें कहीं जाके बचपन में मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक, लाइफ स्टाइल, ये सारी की सारी असेसमेंट जो है पेशेंट की बड़ी डिटेल में परफॉर्म की जाती है
और जो पेशेंट की जो एग्जामिनेशन की जाती है मेंटल हेल्थ के हवाले से, उसको कहते हैं MSE। अब मुझे कोई बताएगा कि MSCE क्या है? मैं वैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर। सो व्हाट इज MSE? MSE क्या है? एनीबॉडी? जी, MSE क्या है? वेरी गुड, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, वेरी गुड। ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलें जी, आगे चलते हैं। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ रजिस्टर्ड नर्स कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डाटा दैट इज पर्टिनेंट टू द पेशेंट्स हेल्थ और सिचुएशन। आप हर इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। चलें, ये स्टार्ट करने से पहले, ये वही चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक करते हैं हम अपने इस वाले लेक्चर की। 10 मिनट की ब्रेक है। 6:40 पे हम लोग वापस आएंगे और फिर हम आगे जो है ये वाली स्लाइड कंटिन्यू करते हैं। तो 6:40 तक आप लोग, 6:40 पे हम वापस मिलते हैं। 6:40।
चलें जी, वेलकम बैक। वापस आ जाएं, बाकी लोगों को भी मैसेज कर दें वापस आ जाएं, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है, फिर हम आगे चलते हैं जी। जी क्लास। चलें ठीक है जी, इसको अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। So in this phase, information is obtained from the patient in direct and structured or indirect manner through observation of verbal and non-verbal behavior based on the knowledge of normal and dysfunctional behavior interviews and examination. So मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम एक प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं जो हम डायरेक्ट पेशेंट से करते हैं, और कुछ डाटा जो है वो सेकेंडरी होता है जो कि हम डिफरेंट रिकॉर्ड से, पेशेंट के रिलेटिव से, इन सारी चीज़ों से करते हैं। तो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये दोनों डाटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, द असेसमेंट में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो असेसमेंट जो है यहाँ पर हमारी सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। सब्जेक्टिव असेसमेंट व्हेन साइकेट्रिक नर्स कलेक्टिंग डाटा बाय हरसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट। जब साइकेट्रिक नर्स डायरेक्टली पेशेंट से है डाटा कलेक्ट करती है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं, और वो डाटा जो कि साइकेट्रिक नर्स दूसरे सोर्सेज से हासिल करती है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो इस चीज़ को याद रखना है, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि एक बंदा खुद पर्सनली फील कर सकता है। जैसा कि अगर मुझे सर में दर्द है तो दैट इज अ प्राइमरी डाटा, सॉरी सब्जेक्टिव डाटा, जो कि एक सब्जेक्ट खुद भी फील कर सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा है जो हमें अपनी सेंसेस से नजर आता है, हम उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो जो है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा का और कौन सा नाम है, और ऑब्जेक्टिव डाटा के आगे और दो तरह के और नाम है, वो मुझे बताएं कौन कौन से हैं। सब्जेक्टिव डाटा को और क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा को और क्या क्या कहते हैं जी। ठीक है जी, सब्जेक्टिव को कोवर्ट एंड ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट, इसके अलावा इनको साइन भी कहा जाता है ऑब्जेक्टिव को, और सिम्टम्स भी कहा जाता है जो आपका सब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है, अच्छा जी, वही जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन थी अब उसके बारे में आ गया है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ कंपोनेंट ऑफ द क्लाइंट असेसमेंट। इट इज द बेसिक फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज आल्सो देयर। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की जाती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे भी, और इसके बाद में आप लोगों को प्रॉपरली जब ये नर्सिंग प्रोसेस खत्म करेंगे इसके बाद में आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को एक फुल फ्लैश तौर पे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो देर इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जिसको MMSE कहते हैं। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो ज़रा जल्दी से हो जाती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन थोड़ी सी डिटेल में होती है, लेकिन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी अवेलेबल होती है जो कि जल्दी जल्दी की जा सकती है। तो अब आ जाते हैं MSE की तरफ कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है क्या, इसके कंपोनेंट कौन से हैं। यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, इसको डिटेल्ड जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्सिंग प्रोसेस के बाद। तो कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्लाइंट असेसमेंट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1 मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में नंबर 1 आती है अपीयरेंस, कि आपका क्लाइंट ड्रेसअप कैसे हो रहा है, हाइजीनिक है, ग्रूमिंग कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो ये आपको अपीयरेंस से बड़ा कुछ पता चलता है क्लाइंट का। अगर क्लाइंट हाइजीनिक नहीं है, आपको अच्छा ड्रेसअप हुआ नज़र नहीं आ रहा, ग्रूमिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है। तो आपने काफ़ी मेंटली इल जो पेशेंट्स उनको देखा होगा वो अपनी पर्सनल हाइजीन का, ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रख पाते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट है जी बिहेवियर स्लैश एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी। जैसे एक डिप्रेशन का क्लाइंट होता है, वो हाइपो एक्टिव हो जाता है, कोने में जाके बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता। और इसी तरह डिप्रेशन का एक ऑपोजिट चीज़ होती है जिसको मैनिया कहते हैं। तो मैनिया के अंदर जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उससे किसी पल उसे सुकून नहीं आता, वो हर काम को कर देना चाहता है। तो बिहेवियर और एक्टिविटी भी ऑब्जर्व की जाती है। उससे अगली चीज़ जो एमएससी के अंदर ऑब्जर्व की जाती है वो होती है पेशेंट का एटीट्यूड, कि पेशेंट का इंटरेक्शन हमारे साथ एटीट्यूड किस तरह का है। जैसे सिजोफ्रीनिया के पेशेंट्स होते हैं तो वो बड़े, उनके अंदर ट्रस्ट का फुकदान होता है, तो वो आपको शक की नज़रों से देख रहे होते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। अगली चीज़ आ जाती है स्पीच। स्पीच का भी बड़ा रोल है। कुछ मेंटली इल पेशेंट जो है वो बड़ा तेज तेज बोलते हैं। कुछ मेंटली सिक पेशेंट जो होते हैं वो, उनको पोएम्स बना के बात करने की आदत होती है। जैसा कि शिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट जो है ना, वो पोएम्स बना के, रीम्स बना के बोलते हैं, शेर व शायरी की तर्ज पे बात करते हैं। आप उनको कोई बात कहेंगे, उसका जवाब वो शेर व शायरी की सूरत में देंगे। या फिर बाजुकात क्या होता है कि वो जो पेशेंट्स होते हैं आपकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। आप उससे पूछते हैं क्या हाल है, पेशेंट भी आगे से कहता है क्या हाल है। ठीक है, तो ये सारी स्पीच के अंदर चीज़ें होती हैं, तो इनको भी हमें देखना होता है। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ स्पीच, क्या स्पीच ज़्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है। उसके बाद क्वालिटी, मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब है एक ही टोन में बात करते जाना। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। रेपिटिशंस, कि बार बार एक बात को दोहरा रहा है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है मेंटल इलनेस का। इसके बाद आ जाते हैं मूड और इफेक्ट की तरफ। अच्छा, मुझे कोई बताएगा मूड और इफेक्ट में क्या फ़र्क है? जरा तुक्का लगाओ तो सही, अगर किसी को पता है तो बता दो, बाकी लोग तुक्का लगा सकते हैं। मूड और इफेक्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूड एंड इफेक्ट? जी, मैंने आपसे सवाल पूछा है। मैंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूड एंड इफेक्ट। हाँ जी, मूड इज फीलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन इज मूड। अच्छा जी, और इफेक्ट क्या है? ठीक कह रहे हो आप, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट वेदर चेंजेस से आते हैं भाई, ये वो फोटोशूट वाले इफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, सो मूड इज, जो इंटरनली आप कुछ फील कर रहे होते हैं, मूड इज फीलिंग। आपका मूड कैसा है, सैड फील कर रहे हैं, और वो जो आपके चेहरे से नजर आता है, आपकी हरकतों सकनात से नजर आता है, उससे कहते हैं अफेक्ट। ठीक है, सो मूड इज समथिंग इमोशनल एंड इफेक्ट इज समथिंग फिजिकल, जो आपको सामने नजर आ रहा होता है। सो सैड, फियरफुल, एंशियस, ये कुछ मूड्स हैं या इफेक्ट्स हैं जिसको आप देख के जो है ना डिफरेंट बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उसके बाद परसेप्शन होती है। परसेप्शन क्या होती है? हाँ जी, परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन का क्या मतलब होता है? प्रिसाइज करना, परसेप्शन इज नॉट प्रिसाइज करना। परसेप्शन इज वो जो सामने मेरे अगर कप पड़ा हुआ है तो मैं उसको कैसे परसीव करता हूँ। मुझे सामने बादल नजर आ रहे हैं, उसे मैं कैसे परसीव करता हूँ। हाँ, अगर मेरे सामने कोई भी चेयर पड़ी हुई है, उसकी उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो दिस इज परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन के अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं जब कोई पर्सन मेंटली सिक होता है, स्पेशली सिजोफ्रीनिया में हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स होने लग जाती हैं। हेलुसिनेशंस का पता किसी को क्या होती हैं और इल्यूजन्स क्या होती हैं, कुछ बताएगा? मैंने वैसे पहले कब एक दो दफा बताया हुआ है आपको।
हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? अच्छा जी, हेलुसिनेशंस होती हैं कि आपके सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आ, मतलब आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसको देखना, सुनना, महसूस करना। तो हेलुसिनेशन सिर्फ सुनने के बारे में नहीं होती और ना ही हेलुसिनेशन सिर्फ देखने के बारे में होते हैं। हेलुसिनेशन कैन बी अबाउट बॉडी फीलिंग्स, कुछ चीज़ महसूस होना, कुछ गले के अंदर महसूस होना कि यार कुछ है मेरे गले के अंदर, ये भी हेलुसिनेशन है। ठीक है, कुछ बॉडी के ऊपर चलता हुआ फील करना, ये भी हेलुसिनेशन है। कोई आवाज़ सुनाई देना जो कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो भी हेलुसिनेशन है। किसी का दिखाई देना जो कि सामने प्रेजेंट नहीं है, वो भी हेलुसिनेशन है। ठीक है। और इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में ये फ़र्क है कि अगर मुझे सांप दिखाई दे रहा है और सामने कुछ नहीं पड़ा हुआ तो वो हेलुसिनेशन होगी, और अगर सामने रस्सी पड़ी हुई है और मुझे वो सांप लग रही है तो फिर क्या होगी, वो इल्यूजन होगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर कोई स्टिमुलाई नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जो है सुनाई दे रही होती है, नज़र आ रही होती है। इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई होती है, ठीक है, और वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो उसे इल्यूजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ही हम आज इसको जो है ना वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। सो प्लीज़ इसको ज़रा बुक से पढ़िएगा। बुक में एक असेसमेंट के नाम से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 होगा आपकी बुक के अंदर। तो उसको आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपको ये नर्सिंग प्रोसेस वहाँ से क्लियर होने शुरू हो जाएगा। अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर गुड बाय करते हैं। जी चलें फिर एंड करते हैं जी क्लास को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।